चलिए सीधा इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और डिटेल से भरे सैन्य अभियान ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन को समझने वाले हैं। स्रोत के आधार पर ये एक ऐसा टैक्टिकल मिशन था जिसने एंटी टेरर ऑपरेशंस के कई सारे पहलुओं को हमारे सामने रखा है। आइए बिना किसी पक्षपात के इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल उसी तरह डिकोड करते हैं जैसा कि सोर्स मटेरियल में दर्ज है। शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से पहलगाम की खूबसूरत वादियां, और फिर अचानक चीखों के बाद एक भारी सन्नाटा। नैरेटिव के अनुसार जंगल से 3 हथियारबंद आतंकी निकले और उन्होंने निहत्थे पर्यटकों को बंधक बना लिया। विवरण में यह दावा किया गया है कि उन्होंने बाकायदा धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। सच कहें तो यही वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी जिसने आगे के पूरे सैन्य अभियान की नींव रखी। अब देखिए, नैरेटिव के अनुसार इन निहत्थे पर्यटकों पर हुए इस खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड कोई आम इंसान नहीं था। हम बात कर रहे हैं सुलेमान शाह की, जिसे हाशिम मूसा के नाम से भी जाना जाता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का एक्स कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर की यानी जंगलों में छिपने और युद्ध करने की बेहद खास और एडवांस ट्रेनिंग मिली हुई थी। आइए अब टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। 22 अप्रैल के हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। इसके तहत सीधे हवाई हमले किए गए जिनका मकसद सीमा पार के लॉन्च पैड्स को तबाह करना था। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी रडार से बाहर थे, इसलिए मिड जुलाई तक आते आते रणनीति पूरी तरह बदल दी गई। हवाई हमलों को छोड़कर फोकस अब लोकल लेवल पर खुफिया जानकारी जुटाने पर शिफ्ट हो गया, और यही शिफ्ट अंततः 27 जुलाई के ऑपरेशन महादेव का आधार बना। इंटेलिजेंस जुटाने का ये तरीका वाकई में बहुत दिलचस्प है। सेना ने 2 बिल्कुल अलग तरह की खुफिया जानकारियों को आपस में जोड़ा। एक तरफ था सिग्नल्स इंटेलिजेंस, यानी एक सैटेलाइट फोन का बहुत ही छोटा सा पिंग जो महज कुछ सेकंड के लिए ही एक्टिव हुआ था, और दूसरी तरफ थी ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी सीधे ग्राउंड पर मौजूद स्थानीय गुज्जर बकरवाल खानाबदोशों से मिली एकदम सटीक जानकारी। स्रोत के मुताबिक बस इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर ही लिडवास के घने जंगलों में छिपे उन चरमपंथियों की सही लोकेशन को पिन पॉइंट किया जा सका। भाग 1, ऑपरेशन महादेव, गुप्त हमले की योजना। अब ये किसी एक एजेंसी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए बाकायदा एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई। इसमें 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के वैली क्विक एक्शन टीम शामिल थी। जरा सोचिए, 3000 मीटर की ऊंचाई, और मुश्किलें सिर्फ दुश्मन से नहीं थी। इतना घना जंगल की 2 कदम आगे का न दिखे, और ऊपर से मॉनसून की भारी बारिश। ये एक्सट्रीम हालात इस अभियान को सच में एक नेक्स्ट लेवल चुनौती बना रहे थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस में मेजर विक्रम सिंह की टीम ने हैमर एंड एनविल रणनीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक है। इसमें एक टीम निहाई यानी एनविल की तरह काम करती है, जो दुश्मन को सामने से उलझाकर एक ही जगह पर रोक कर रखती है, और दूसरी टीम हथौड़े यानी हैमर की तरह ठीक पीछे से वार करती है। इससे बचने का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। इसी प्लानिंग के तहत अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए अल्फा टीम ने सीधे फ्रंट से अप्रोच करना शुरू किया, और उसी वक्त ब्रावो टीम ने एक बहुत ही मुश्किल चढ़ाई करते हुए पहाड़ के ठीक पीछे से अपनी पोजीशन ले ली। इस तरह घने अंधेरे में बिल्कुल खामोशी के साथ एक ऐसा अचूक जाल सिक्योर कर लिया गया जहां से चरमपंथियों के पास निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। भाग 2, रात का गुप्त हमला, 27 जुलाई रात 3 बजे। रात के 3 बज चुके थे। घना अंधेरा और लगातार बरसता पानी। ये गुप्त हमला अब अपने चरम पर था, और कमांडोज दुश्मन के बिल्कुल करीब थे। करीब 200 मीटर की दूरी से अल्फा टीम के थर्मल इमेजिंग डिवाइस ने 3 हीट सिग्नेचर्स को कैप्चर किया। स्क्रीन्स पर जो आकृतियां उभरीं, उनसे साफ हो गया कि 2 लोग लेटे हुए हैं, शायद सो रहे हैं, और एक शख्स अपनी राइफल के साथ बैठा हुआ है। वो उनका पहरेदार था। सन्नाटे के उस तनाव भरे माहौल में पहरेदार ने अंधेरे में कुछ टटोलने की कोशिश की और फिर वापस बैठ गया, और तभी उसने एक ऐसी चूक कर दी जिसने पूरी कहानी तय कर दी। स्रोत के विवरण के अनुसार उस पहरेदार ने सिगरेट जलाने के लिए एक लाइटर जलाया। बस उस लाइटर की एक छोटी सी चिंगारी ने स्नाइपर को वो सटीक विजुअल कंफर्मेशन दे दिया जो उस घने अंधेरे में सबसे ज्यादा जरूरी था। वक्त था रात के 3:45। गो कोड मिला, हर हर महादेव। इशारा मिलते ही स्नाइपर ने अपनी साइलेंसर लगी राइफल से एक बिल्कुल अचूक और खामोश फायर किया। पहरेदार यासिर बिना किसी आवाज के मारा गया।
लेकिन उसके बेजान शरीर के जमीन पर गिरने की जो हल्की सी आहट हुई, उसने तंबू के अंदर सो रहे सुलेमान शाह और अबू हमजा की नींद तोड़ दी। भाग 3, फायर फाइट की रणनीति, एनकाउंटर का बढ़ना। और इसी के साथ वो खामोशी टूट गई। अब ये कोई छिपकर किया जाने वाला हमला नहीं था। अचानक शुरू हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया था। दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थीं। यहीं पर क्रॉस फायर की रणनीति गेम चेंजर साबित हुई। जब किसी टारगेट पर 2 या उससे ज्यादा अलग अलग दिशाओं से गोलियां चलाई जाती हैं तो उसे क्रॉस फायर कहते हैं। ब्रावो टीम ने ठीक यही किया। जब आतंकियों का पूरा ध्यान सामने वाली अल्फा टीम पर था, तभी पीछे ऊंचाई पर बैठी ब्रावो टीम ने गोलियों की बौछार कर दी। आतंकी अब पूरी तरह से इस क्रॉस फायर में फंस चुके थे। विवरण में साफ बताया गया है कि इस भारी गोलीबारी के बीच अबू हमजा ने अपनी आड़ से निकलकर भागने की एक हताश कोशिश की, लेकिन वो इस 3 तरफा क्रॉस फायर के जाल को नहीं तोड़ पाया। हर तरफ से आ रही गोलियों की चपेट में आकर उसे वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब बचा था सिर्फ वो मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, जो एक बड़ी चट्टान के पीछे मोर्चा संभाले हुए था और लगातार गोलियां चला रहा था। उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कमांडोज ने यूबीजीएल यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया। ये राइफल के बैरल के ठीक नीचे लगा एक ऐसा हथियार है जो छिपे हुए टारगेट्स पर सीधे ग्रेनेड दागता है। लेकिन इस भारी धमाके के बावजूद सुलेमान शाह ने फायर करना नहीं रोका। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए फाइनल असॉल्ट की रणनीति अपनाई गई, जिसका बेस था सप्रेसिंग फायर। अब ये सप्रेसिंग फायर क्या है? ये इतनी भारी और लगातार की जाने वाली फायरिंग होती है जो दुश्मन को सिर उठाने या वापस फायर करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देती। सुलेमान को पूरी तरह से दबाए रखने के लिए यही क्रिटिकल टैक्टिक इस्तेमाल की गई। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस फाइनल असॉल्ट में कमांडोज ने कितना बड़ा जोखिम उठाया था। जब सप्रेसिंग फायर ने टारगेट को पूरी तरह से जमीन पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया, तब 2 कमांडोज रेंगते हुए सुलेमान शाह के महज 10 मीटर के दायरे के अंदर पहुंच गए। सिर्फ 10 मीटर। एक छोटी सी भी चूक इस पूरे असॉल्ट को एक भारी नुकसान में बदल सकती थी। इस हाई रिस्क असॉल्ट को खत्म करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ, उसे मिलिट्री की भाषा में कुकिंग ऑफ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ग्रेनेड की पिन निकालना और उसे फेंकने से पहले कुछ सेकंड तक अपने ही हाथ में रोके रखना। ये टेक्निक बेहद खतरनाक है, लेकिन इससे ये गारंटी हो जाती है कि ग्रेनेड दुश्मन के पास गिरते ही तुरंत फट जाएगा और उसे वो ग्रेनेड वापस फेंकने का जरा सा भी मौका नहीं मिलेगा। इसी अचूक और खतरनाक तरीके से इस एनकाउंटर को फाइनली खत्म किया गया। भाग 4, नतीजा और साक्ष्य। सुबह का आंकलन। सुबह की पहली किरण के साथ फायरिंग पूरी तरह रुक चुकी थी। साइट को सिक्योर कर लिया गया था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है रिकवर किए गए सामानों की लिस्ट। स्रोत के अनुसार वहां से M4 कार्बाइन, सैटेलाइट फोन, सैन्य नक्शे और एड्रीनालाइन जैसे मेडिकल इंजेक्शंस बरामद हुए। नैरेटिव में स्पष्ट रूप से ये दावा किया गया है कि इतने एडवांस हथियार और साजो सामान का मिलना आमतौर पर किसी राज्य या स्टेट स्पॉन्सरशिप की ओर सीधा इशारा करता है। इस ऑपरेशन का आखिरी काम था आइडेंटिटी यानी पहचान को कंफर्म करना। स्रोत बताता है कि डोसियर में मौजूद तस्वीरों के जरिए सुलेमान शाह की पहचान सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही किसी भी तरह के इंटरनेशनल डिनायल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खंडन से बचने के लिए बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत डीएनए टेस्टिंग भी की गई, ताकि सबूतों में कोई कमी न रहे। जैसे जैसे हम इस विस्तृत चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। तकनीक के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां हमारे पास एक से बढ़कर एक एडवांस गैजेट्स हैं, क्या ऐसे घने जंगलों और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों वाले ऑपरेशंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस ही हमेशा सबसे अल्टीमेट हथियार बनी रहेगी? ये एक ऐसा पहलू है जो काउंटर टेररिज्म के भविष्य को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।